नमस्कार। सर्वप्रथम इस सभागार में उपस्थित अति सुंदर दृश्य में भागीदारी छात्र छात्राओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन आज के अध्यक्ष कुलपति गोरखनाथ विश्वविद्यालय श्री सुरेंद्र सिंह जी, इस विश्वविद्यालय इस महा संस्थान के प्रधानाचार्य श्री प्रदीप कुमार राव जी एवं कुलसचिव गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालाघाट के कुलसचिव प्रदीप कुमार राव जी को अभिनंदन करते हुए कार्य संचालक श्री विनय कुमार सिंह जी एवं श्री प्रदमनाथ मिश्रा जी मंच पर आसीन और आप सभी को पुनः अभिनंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं श्री प्रदीप कुमार राव जी को इस सुंदर दृश्य में और इस सभागार में बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है और इसमें भागीदारी बनने का एक अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्न होने का कारण ये था जो आपके प्राचार्य जी आपसे एक कुछ ही समय पहले एक वोट लिया, प्रतिज्ञा लिया, सत्यम वद धर्मं चरा स्वाध्यायाम प्रमदः। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद ना करना। उसके बाद और भी विषय इसमें था। ये घड़ी मेरे लिए मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेके गया। मैं उसको देखते हुए मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय मुझे याद आया है, वहाँ की दृश्य। हर वर्ष धन्वंतरी जयंती में हम लोग जो आयुर्वेद के विद्यार्थी BMS जिसमें हम ग्रेजुएशन करते हैं और MD आयुर्वेद, MS आयुर्वेद और अन्य कोर्सेस में जो भी भागीदारी लेते हैं उनको चरक संहिता के एक श्लोक के अनुरूप उनको ये कहते हैं आपकी तीसरा जन्म होगा। तीसरा जन्म त्रिजा माने तीसरा जन्म संस्कृत में। तीसरा जन्म माने जब एक बालक अपने मातृ गर्भ से निकलता है पहला जन्म, उसके बाद यज्ञोपवीत लेने के बाद दूसरा जन्म और तीसरा जन्म जो है आयुर्वेद में प्रशिक्षण के लिए जब वो भागीदारी बनते हैं वो तीसरा जन्म होता है। जब हमारा पद्धति में आयुर्वेद में जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी डॉक्टर एडमिशन लेता है, लेने के बाद सभी लोग अपना आयुर्वेद के प्रैक्टिस करेगा और आयुर्वेद के काम भी करेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल्स हमने देखा था BMS MD आयुर्वेद पढ़ने के बाद वो अपने प्रोफेशन छोड़ करके कोई कंप्यूटर में या कोई बिजनेस में कोई कार्य में लगना हो जाती है। लेकिन मैंने ऐसा कई एग्जाम्पल्स भी देखा, मेरा अनुभव में भी था। लेकिन वो जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में अपना कार्य करते रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा वो अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर बता करके ये कुछ ऐसे संदर्भ में वो किसी को चिकित्सा करना या किसी को कोई उपदेश करने का प्रयास निश्चित करेगा उनके जीवन में। ये हम अपने अनुभव से देखा है और वो हुआ है।
इससे मुझे ये पता चल जाती है जो भी व्यक्ति आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने के बाद निश्चित रूप से उनका तीसरा जन्म हो जाती है, वो कभी अपने शरीर से मन से उस शिक्षा को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपके विद्यालय में जो आज प्रतिज्ञा लिया गया प्राचार्य जी के माध्यम से, इतने सुंदर विषय, जैसे मैंने कहा था चरक संहिता में जो श्लोक के रूप में हम बोध लेते हैं, बाद में उसको एलोपैथी, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय में साथ साथ आयुर्वेद के साथ एलोपैथी कोर्सेस MBBS MS एक्सेट्रा चलती है, तो वो लोग भी उसको देख करके, क्योंकि उस वक्त में उस कार्यक्रम में वहाँ के डायरेक्टर की उपस्थिति होती है, डायरेक्टर हमेशा एलोपैथी सिस्टम में होते हैं, तो वो ये कहते हैं हमको भी MBBS छात्राओं को इसी तरह से प्रतिज्ञा या वोट लेने का विधि बनाना है। बाद में ये रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री जी को भी कहा गया, उसके बाद ये वोट पूरा एलोपैथी इंस्टीट्यूट्स में लागू करने के लिए कुछ कमिटीज भी बनाया गया। तो कहने का उद्देश्य ये है, ये जो प्रतिज्ञा हम लोग लिए हैं, इसका अत्यंत मूल्य हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में आपको जहाँ तक मैं समझा हूँ, इस प्रोग्राम का उद्देश्य होगा जो विद्यार्थी यहाँ आकर के पढ़ करके अपने शिक्षा पूर्ण करके सोसाइटी में उच्च शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा की अत्यधिक आप इतिहास खोल करके देखिए, तक्षशिला नगरी में जो तक्षशिला संस्था उस समय होती थी, उसी संस्था के कारण अखंड भारत का उत्पन्न हुआ। आज हम कहते हैं ये मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ, उतना नुकसान हुआ। इसके पहले और भी नुकसान होने वाला था। सिकंदर जो हमारा भारत को कब्जा करके और इस भारत को अपने दास बनाना चाहती है भारतवासियों को, जिसको रोकने का कार्य जो किया, जैसे आज हमारा प्रधानाचार्य जी जिस प्रकार से काम करते हैं प्रदीप राव जी, उसी तरह से एक समय था आचार्य चाणक्य, और उन्होंने उत्पन्न किया चंद्रगुप्त। और ये ऐसा कोई चीज नहीं है, सुनने के लिए बहुत अच्छा भी लगता, सुंदर भी लगता है, लेकिन उनकी जीवन और उनके काम को यदि पूरा शुरुआत से आप देखेंगे, आपको ये प्रतीत लगेगा कितना कष्ट उन्होंने भोगा है आचार्य चाणक्य ने, और चंद्रगुप्त ने कितना प्रयास किया है अखंड भारत को खड़ा करने के लिए। उतना प्रयास, उतना कष्ट भोगने के बाद ही हम ब्रिटिश, उसके पहले मुगल साम्राज्य के गुलाम जो बने हैं, और उसके पहले सिकंदर के गुलाम नहीं बन, हमारा अखंड भारत था। और इतिहास ये साक्षी है, अखंड भारत निर्माण में शिक्षण संस्थाओं का प्रतियोगिता, और शिक्षण संस्था में जो आचार्य जो होता है वो कितना भी मुश्किल कार्य जो होगा वो करने के सक्षम व्यक्ति होता है। और इसको इतिहास में आचार्य चाणक्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और विद्यार्थी के रूप में चंद्रगुप्त आपके सामने है, और चंद्रगुप्त किस तरह से अखंड भारत को निर्माण किया, और उसके बाद भारतवर्ष कई साल तक भारतवर्ष में जो रहने वाले जो नागरिक निर्भय होकर के इसको एक सोने के चिड़िया के रूप में पूरा विश्व में जाना जाता था। उस समय आर्थिक रूप से हमारा भारतवर्ष, अखंड भारत बहुत उच्च स्थिति में थे, और चाइना से और अन्य जगहों से लोग आकर के उस बात को लिखा था। और ये चीज़ हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, दूसरे
जो जहाँ पर लिखा हुआ है उसके आधार पर ये सत्य बोलने का अधिकार हम लोगों के सामने है। और इस कारण से ये जो आपकी जो इस कार्यक्रम में सुंदर दृश्य के रूप में, जैसे आप लोगों की जो वस्त्र, सिरोधारण और ये जो प्रतिज्ञा लेने का प्रक्रिया जो है, विद्यार्थियों में एक संकल्प लेने का कार्य करती है। और ये मुझे मालूम नहीं ये प्रक्रिया, ये परंपरा कितने साल आपके पुराना है, क्योंकि प्रदीप राज सारी हमको बता सकते हैं। लेकिन 2005 से काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पंजाब सिंह वाइस चांसलर के टाइम में, उसके पहले क्या होता था, हम लोगों का कॉन्वोकेशन में ब्लैक कलर ड्रेस के टोपी वो पहन करके हम कॉन्वोकेशन करते थे। अब्दुल कलाम जी भी आया था, उस समय भी ये था। फिर उन्होंने ये सोचा था इस चीज़ को बदलेंगे। और जैसे आप लोग इस सुंदर बगीचा में आप इस हिंदू संप्रदाय के वस्त्र पहन के बैठे हैं, उसी तरह से हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारों छात्र, प्राध्यापक गण, आचार्य गण इसी ड्रेस को, इसी प्रकार के वस्त्र पहन के, लेकिन हमारा सफेद वस्त्र होता था और लेडीज को पीला कलर साड़ी। तो इस तरह से पगड़ी पहन करके हम लोग आज भी कॉन्वोकेशन करते हैं 2005 से, और उसको पूरा विश्व में हम लोग प्रचार किया है। ये हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करते हैं। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला ये परंपरा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में हम लोगों से पहले, और आज मुझे देखने के बाद हो सकता है आपका वो दोनों से आपका पहले होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्थान का जो इतिहास हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले, और उसमें जो कुछ वर्ष पहले इस शिक्षण संस्था का निर्माण हुआ है, हो सकता है आपका ये बहुत प्राचीन परंपरा रहे। इसके लिए आपके प्राचार्य जी को और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, जैसे आप कोई भी शिक्षा संपूर्ण करके बाहर सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ पर असली शिक्षा शुरू होती है। ये शिक्षा जो है एक कुछ समय के लिए, जैसे एमएससी 3 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से आपका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आप शिक्षण इस संस्था में लेते हैं। और इस संस्था में लेने के समय आपके प्राचार्य और प्राध्यापक गण आपको हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करने के लिए। जब आप गलत रास्ता में जाएंगे आपको मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा, या सही रास्ते में जाएंगे और सही काम करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन जब आप शिक्षा पूरा करके जब आप सोसाइटी में जाएंगे, उस समय आपका असली परीक्षा शुरू होती है। और वहाँ पर आपको ये, जैसे यहाँ विद्यालय में आपको सर्टिफिकेट अभी मिला है, उस तरह से सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको सोसाइटी से, भारतवर्ष के नागरिकों से और पूरा विश्व में नागरिकों से। वो वर्ल्ड वाइड पीपुल आपको रिकॉग्नाइज करेगा। जितना आप जैसे अच्छा काम करेंगे वैसा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन ये करना इतना, जैसे हम कहते हैं, उतना आसानी नहीं है बाहर निकलने के बाद, क्योंकि 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष में जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपके पास हमेशा पुस्तक उपलब्ध होती है, प्राचार्यगण भी सामने रहेगा और विद्यालय भी रहेगा, बैठ करके उसको पढ़ना, सीखना, और एक पर्टिकुलर सिलेबस आपके सामने होती है। इतने कार्यकाल में इतने जो है शिक्षा आपको प्राप्त करना, वो निर्धारित समय पर निर्धारित शिक्षा आपको प्राप्त होती है। उसके बाद परीक्षा होती है और आप उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन
जब आप परीक्षा उत्तीर्ण होकर के जब बाहर जाएंगे, आपको कोई मार्गदर्शन करने के लिए आपका प्राचार्य या अध्यापक आपके साथ नहीं रहेगा, आपका गुरु आपके साथ नहीं रहेगा, वहाँ आप अकेला रहेंगे। दूसरा, आपको जब काम करना होगा उस समय आपको पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहीं मिलेगा, ऐसा संदर्भ भी होगा। और समस्या ऐसा आपके सामने रहेगा और बहुत जटिल समस्या। आप एक रास्ता से जाएंगे एक समस्या, दूसरा रास्ता से जाएंगे दूसरा समस्या। तो आपको चुनना पड़ेगा किस रास्ता से। जैसे हमने आज प्रतिज्ञा लिया, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद ना करना, ये एक दो लाइन इसको फॉलो करना इतना आसानी नहीं है। इसको फॉलो करते हुए, इसको आचरण में करते हुए आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं वो आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको सत्य हरिश्चंद्र भी फॉलो किया था, जिन्होंने अपने भार्या, अपने पत्नी को और अपने बच्चों को भी गांव में लगाना पड़ा था। जो हरिश्चंद्र घाट काशी में गंगा जी के तट पर आप देख सकते हैं, आज भी हम इतिहास में हरिश्चंद्र जी को देखते हुए हैं। और आपको ऐसा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी मौका मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत यूट्यूब में इनसे उनसे सीखने का, जैसे टाई बांध के आना, ये कोट पहनना, ये सब करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, इंग्लिश बोलना, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। आप केवल रामायण पढ़िए। रामायण में भगवान राम ने जब अपना सीता को खोया था, उनके पास एक ही व्यक्ति था, लक्ष्मण। उनके पास और कोई व्यवस्था था, वो वन में चलते थे, एक वनवासी है, उनके पास और कोई साधन नहीं था, साथ हाथ में धनुष और साथ में लक्ष्मण भाई। और वो चलते रहे, कहाँ सीता जी चले गया वो उनको पता नहीं था, और कौन लेके गया वो भी पता नहीं था। वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको सीखना पड़ेगा रामायण से। जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, वो व्यक्ति कैसा आगे बढ़ता है, भगवान राम ने आपको सिखाया है। भगवान राम आगे गया, हनुमान जी से मिला, सुग्रीव से मिला, वानर सेना सबके साथ उनके साथ आया है, और सेतु बांधन का निर्माण हुआ, लंका पर युद्ध हुआ, महा विज्ञान के स्वरूप रावण को पराजय देखना पड़ा था राम के साथ। रावण कोई साधारण व्यक्ति था नहीं था। रावण जो है एक महाज्ञानी और महाबली, उनके पास पूरा साधन था, राम के पास कोई साधन नहीं था। राम ने अपना वानर सेना के साथ जो है लंका में युद्ध किया और जीत भी गया, और आज हम उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहे तो आपको वो कैसा सिद्ध करते हैं। आज भी ऐसे व्यक्ति आपके सामने हैं। जो हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप अभी देखा कुछ समय पहले 2025 के महाकुंभ का आयोजन, विश्व में सबसे बड़ा आयोजन, और उस आयोजन को लिखित रूप में आपके प्राचार्य जी एक पुस्तक के रूप में भी किया, उसका हिंदी और इंग्लिश में भी अनुवादन हुआ। और उस आयोजन का संदर्भ में हम लोग इसी सभागार में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया। और आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व में सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसको हम महाराज जी कहते हैं इस क्षेत्र में, वो कैसे एक व्यक्ति अपने नाम परंपरा से उत्पन्न होते हुए एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही कठिन कार्य का उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में संभालना। एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा था, भारत देश में
उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य को यदि आप सुधारेंगे, पूरा भारत सुधर जाएगा। अब्दुल कलाम जी ने कहा था। उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2017-18 में कार्य लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक लाइव एग्जाम्पल, माने अपने सामने अभी जो है अपना एक एग्जाम्पल है। और मैं बहुत ज्यादा किसी को प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ, इससे आपको सीखने को मिलेगा। ये मैं रामायण से भी सीखता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सीखता हूँ, मैं प्रदीप कुमार राव जी से भी सीखता हूँ। पिछले 3.5 साल से बालक विश्वविद्यालय में जहाँ मिट्टी का एक तालाब था, उसको एक सुंदर विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा करने के लिए निष्ठावान एक व्यक्ति प्रदीप राव जी आपके यहाँ पर उपस्थित है। उनके देख में आप लोग प्रशिक्षित भी हुए हैं, उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। वो आपके प्रत्यक्ष रूप में है। जैसे सभी लोग कहते हैं पूरा हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान राम हमको दिखता नहीं, विष्णु नहीं दिखता है, भगवान शिव भी दिखता नहीं, पार्वती माता दिखती नहीं, लक्ष्मी दिखती नहीं, सरस्वती माता दिखती नहीं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं एक भगवान हमें रोज दिखता है, वो भगवान सूर्य आदित्य देव। तो आदित्य देव जब सामने है, हम उनको सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार हम कर सकते। वो प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला एक व्यक्ति है, जो एक देव है। तो उसी तरह से हम जो है हमारे सामने उपलब्ध होने वाला जो व्यक्तियों से उन्हीं में भगवान के रूप में देखते हुए हम अपने शिक्षण संस्थान से बाहर निकलने के बाद अपने जीवन कार्य में जीवन में किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, वो आपको इतिहास साक्षी है। और आपको भी उसी तरह से इस प्रतिज्ञा के अनुरूप आगे बढ़ना होगा। तो इस पावन भूमि में महाराणा प्रताप जी के शिक्षण संस्थाओं में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए प्रदीप राव जी एवं सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन सभी दिग्गजों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे